हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर में सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट है एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास। टॉपिक का नाम है एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास। देखिए, सबसे पहले तो ये टॉपिक जाने कि हम लोग ये आया कहां से। तो देखिए, कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लेते हैं। तो फॉर्मूला फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज KBWB over MB multiplied by WA should be in grams and multiplied by 1000. This is the formula. And what do we mean that? This is the molecular mass, और आप चाहें तो इसको मोलर मास भी बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। राइट। पूरे डिस्कशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की उसमें क्या डिस्कस किया? एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ अननोन कंपोनेंट फॉर विच द मोलर मास इज टू बी नोन। हमें एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है, जिसमें हमें कोई अननोन सोल्यूट मिक्स करना है, और उस अननोन सोल्यूट का क्या कैलकुलेट करके देना है? हम लोग को मोलर मास कैलकुलेट करके देना है। ठीक है। Theoretically we can calculate, we have the datas, we have initially कितना quantity लिया, what is the value of Kb, what is the value of del Tb, what is the value of RLBP. We know so many things, we have so many things. But point is, when we talk about calculation of molar mass, we find that there are two different values. One is observed value and second one is calculated value. So please have a chance, please have a look. Calculated value is from formulas and observed value is from machine. Since today there are so many machines available that can directly measure the molecular mass of the unknown element, unknown solute, उसका molecular mass calculate करके बता सकती है machine. So that is the observation. We are not doing anything. We are just reading the values from the machine. So that is our observation. हम तो केवल machine से values ही तो पढ़ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है? फॉर्मूला, जो चार फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के, वो चारों फॉर्मूला जो है वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके अपन लोग वैल्यूज बता रहे हैं। एंड वी फाइंड दैट देयर आर टू डिफरेंट वैल्यूज। मतलब observed value may be equal to calculated value, और second case ये भी हो सकता है कि observed value is not equal to calculated value. Right? अगर ये दोनों equal आ जाते हैं, so that time we can say this is a true solution, or in simple way we can say it is an ideal solution. अब देखो, वापस से मैंने वर्ड लिखा है आइडियल सोल्यूशन। लास्ट क्लासेस तक मैंने आइडियल सोल्यूशन के लिए एक वर्ड बोला था, आइडियल सोल्यूशन इज द वन which follows Raoult's law at all temperatures and concentrations. यही अपन लोगों ने बोला था। इसको एक आसान भाषा में समझते हैं, तब भी बताया था और अभी फिर कह रहा हूं। Ideal solution is the one in which there is no attraction forces between solute particles, between solvent particles and amongst solute and solvent particles. Right? ये चीज अपन को समझना है। No attraction, no repulsion. Just like take an example of sand particles. सैंड पार्टिकल्स का अगर अपन एग्जांपल ले तो सैंड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड टुगेदर, सैंड पार्टिकल्स आर केप्ट टुगेदर, बट देयर इज नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन अमंग सैंड पार्टिकल्स। यस और नो? सैंड पार्टिकल्स के बीच बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता ही नहीं है। इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन में भी कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन होता ही नहीं है ना? तभी ये केस कैसा होगा? इक्वल आएगा। राइट। अब इधर देखिए, वो ऐसा क्यों, आप क्यों बोल सकते हो? बिकॉज वी नो दैट ये जितनी भी अपन लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन है किस पे बेस्ड? ये सारा का सारा डिस्कशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल सोल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है। यस और नो? ऐसा ही तो होता है। तो सोल्यूट के जब नंबर पर डिपेंड करती है तो सोल्यूट ना अट्रैक्ट होते हैं ना रिपेल होते हैं, तो उनके बीच में कोई
एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो सकता। इसका मतलब जितना पार्टिकल्स डाले थे उतने के उतने ही रहेंगे। यहां देखो, अगर मान लो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इफ दिस बिकम्स ट्रू, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट? क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? फर्स्ट, सोल्यूशन कैसा है? नॉन आइडियल सोल्यूशन है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन जो है वो क्या है? वो डाइल्यूट नहीं है। सोल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, ठीक है? मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए ट्रू होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए नहीं होती है, राइट? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे मैंने लिखा तो इसका मतलब हो गया कि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ठीक? अब देखो, और कोई वजह हो सकती है ऐसा होने की? और वजह भी तो हो सकती है ना। ये तो देखो कंसंट्रेशन की बात आप लोगों ने कर ली, लेकिन अगर मान लो सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसोशिएट हो जाए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स एसोसिएट हो जाए, अरे तो सर आप एक बात बताओ, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है बच्चों, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, यस और नो? अब मान लो अगर एसोसिएशन हो गया, तो पहले आपने 200 पार्टिकल्स थे, एसोसिएट होने के बाद हो सकता है 100 पार्टिकल्स रह जाए। व्हेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वुड बी लेस। ऐसा ही तो होने वाला है ना। तो दैट मींस ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो यहां पर और भी दो वजह हो सकती है कि यहां पर क्या हो जाए? एसोसिएशन हो जाए, और क्या हो जाए? डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होना चाहिए। अब अपन एक एक करके जानते हैं ऐसे कौन कौन से सोल्यूट पार्टिकल्स हैं जो एसोसिएट और डिसोसिएट हो सकते हैं, एंड हाउ दे कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार ही होती है हमारे पास में। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? RLVP। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है क्योंकि सॉल्यूट की पार्टिकल्स का नंबर बदल जाता है। चेक करते हैं कैसे कैसे एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, ये भी एक बार अभी अपन लोग चेक कर लेते हैं। देखिए लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। देखो, these are inorganic acids, these are inorganic base, and these are salts. yes, इनमें से कोई भी चीज पानी में डाल दो। यहां पर मैंने सॉल्वेंट क्या ले रखा है? हर केस में मैंने सॉल्वेंट ले रखा है वाटर। कोई भी चीज पानी में डाल दो कम क्वांटिटी में, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनाना है। अगर आप पानी में HCl मिक्स करते हो तो HCl is broken down into two components. That means if you are taking 1 mole HCl, then it produces 1 mole H plus and 1 mole Cl minus. Means total number of particles, total number of solute particles I should say, is 2 moles. Means you have added 1 mole, but in this case the number of particles have been increased, right? ठीक है, let's talk about another example. If we are mixing 1 mole MgCl2 in water, then it breaks down into Mg plus 2 and 2 Cl minus. So if this is 1 mole, it produces 1 mole Mg plus 2 and 2 moles Cl minus. So total number of solute particles is 3 moles.
It means number of solute particles are getting increased, so definitely there would be change in the colligative property, because higher the number of particles, higher the number of solute particles, higher would be the colligative property. Yes or no? Means you have added the 1 mole of the solute component, but it is behaving like that you have added 2 mole particles, and in this example it is showing it is behaving like that you have added 3 moles of the solute particles. तो behavior ही बदल गया उस solution का, तो उसे observed जो result आएंगे वो तो अलग अलग ही आएंगे ना, वो तो अलग ही आएंगे ना, राइट? तो इसका मतलब ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसको शो करते हैं? डिसोसिएशन को शो करते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं. डिसोशिएट का मतलब वियोजन हो जाते हैं, मतलब विलय के जो कण होते हैं, विलय के जो कण होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं, राइट? ठीक है. अब एसोसिएशन कैसे होता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए, लेट्स टॉक अबाउट benzene is a solvent. Let's have an example. And carboxylic acid is the solute. तो यहां पर मैंने लिखा कि यहां पर क्या होता है? यहां पर एसोसिएशन होता है. हाउ एसोसिएशन टेक्स प्लेस? देखिए, एसोसिएशन किसका होगा? एसोसिएशन होगा सोल्यूट पार्टिकल्स का. एसोसिएशन होगा सोल्यूट पार्टिकल्स का. देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, ये एक बार चेक कर लेते हैं. तो देखो, जैसे RCOOH is nothing but carboxylic acid. Carboxylic acid present as a solute in solvent, in benzene solvent, right? So let's make another example. Okay, this is one carboxylic acid, this is another carboxylic acid, right? So what happens over here is hydrogen is positively charged, oxygen is slightly negatively charged. So there is a presence of intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen पे partial positive, oxygen पे partial negative. Yes, so now अगर मान लीजिए कि आपने n मॉलिक्यूल्स लिए थे एक एक, अब वो क्या हो गए हैं? एसोसिएट हो गए. तो एसोसिएट होके क्या हो जाएंगे? AN बना लेंगे क्या? मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 मोल्स ऑफ RCOOH लिया था, लेकिन ये क्या बना लिया इन्होंने? इन्होंने इसका डाइमर बना लिया. डाइमर मतलब द्विलक बना दिया. 2 यूनिट्स जुड़ गई तो डाइमर, 3 जुड़ जाती तो ट्राइमर, 4 जुड़ जाती तो टेट्रामर, ऐसी हजारों लाखों करोड़ों यूनिट जुड़ जाती तो पॉलीमर बन जाता. आ रहा है समझ में? राइट, ऐसे ही तो होता है ना. तो इसका मतलब 2 जुड़ी तो द्विलक, त्रिलक, चतुर्थलक, और बहुत सारी जुड़ जाए तो बहुलक. पढ़ते अपन तो ऐसे ही है ना. तो आई देखो कि अगर मान लो कि 5 यूनिट, अब इसने क्या बनाया? इसने डाइमर बनाया. तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? ओके, यू हैव एडेड 5 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सोल्यूट. आपने 5 मोल जोड़ा है, लेकिन उसका बिहेवियर किसके जैसा आ रहा है? 2.5 के जैसा ही तो आ रहा है, बिकॉज अब पानी के अंदर में या सोल्यूशन के अंदर में हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है. तो डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसका मोलर मास तो कुछ और ही आना चाहिए. ये तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि या तो ये सिंगल यूनिट है, यहाँ पर डबल यूनिट हो गई. सो डेफिनेटली मोलर मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. अगेंस्ट ऑफ दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. बताइए, ये बात अपन को समझ में आता है या नहीं आता? क्लियर है यहां तक? यहां तक की चीजें सब सॉर्टेड है. ठीक है, तो देखो अब ये हो गया कि चलो ये तो समझ में आ गया कि हमसे गड़बड़ तो हो रही है, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमको क्या मिक्स करना है ना. तो अब देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को इसको अब इतना जो पढ़ा है उसको ब्रीफ कर देता हूं. और ब्रीफ यही है कि ऐसा कब होगा जब सॉल्यूशन में
एबनॉर्मेलिटी आएगी। मतलब एबनॉर्मेलिटी का मतलब है जब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, है ना। तो आप देखिए solution shows abnormality in molar mass under following conditions. Under following conditions. First, solution is not dilute, मतलब solution कैसा होना चाहिए, नॉन आइडल सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी केस, when solute particles undergo association, okay. Third part, when solute particles undergo dissociation, right? ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमको मालूम है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हो गया एबनॉर्मेलिटी आ गई, कोई तो तरीका हो गया ना इसको चेक करने का कि कितनी एबनॉर्मेलिटी आई है। अब देखो एक बात समझो, पहली बात, ये क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है। मैंने आपको क्या बोला था, 100% डिसोशिएट कर दिया था। जैसे HCl है तो HCl के मैंने 1 मॉलिक्यूल लिए तो पूरा का पूरा 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ही डिसोशिएट कर दिया। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है और एग्जामिनर आपको कहता है जी नहीं, 40% ही वियोजित हुआ है, 40% ही डिसोशिएट होता है। इसका मतलब हुआ कि मैंने अगर 1 मोल HCl लिया तो उसमें से 0.4 मोल्स ही क्या हुए, डिसोशिएट हुए, और बाकी के मोल्स डिसोशिएट नहीं हुए हैं, बाकी के मोल्स एज इट इज ही रखे हुए हैं। तो अब अगर आपको ऐसा परसेंटेज दे दे तो और कॉम्प्लिकेशन हो गई। मतलब पहले ही इसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही है और फिर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा दे, सो दैट टाइम इट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर अस। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इन सब का एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का नाम है, अपन लोग को एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी जिसे बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको अपन आई से या फिर आयोटा, दोनों तो चीजें बोली जाती है, या तो इसको आई से बोल दो या आयोटा बोल दो, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है अपन को बताता है कि कितना सोल्यूशन में चेंज हो गया। अगर हमको सोल्यूशन का चेंज समझ में आ जाए तो हम लोग इसको फिर यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार सोल्यूशन का चेंज क्या है, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इज अ मैथमेटिकल पार्ट। अब देखो, हम इस तरह से तो नहीं सोच सकते ना, सॉल्यूट पहले पता कर लो कौन सा है। अगर जब सॉल्यूट ही पता कर लिया कि कौन सा है तो हम लोगों को उसका मोलर मास कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है ना। तो अब देखो ये वेंट ऑफ फैक्टर हमको क्या बताता है और किस तरह से हम लोगों से कैलकुलेशन करने को बोलता है, ये देखो। देखिए, वेंट ऑफ फैक्टर इज एक्सपेरिमेंटल, या फिर मैं बोलता हूं ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिख देता हूं CP और यहां पे लिख देता हूं ऑब्जर्व। ऑब्जर्व इसलिए क्योंकि अपन मशीन से देखेंगे। इसको कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला में कभी कभी एक्सपेरिमेंटल भी लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंट से जो आई, जो मशीन से डेटा आया वो हमारा होता है, डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, राइट। ये इसका फॉर्मूला निकल के आता है। हम लोग अभी और भी बात करेंगे, एक फॉर्मूला और होता है उसकी भी बात करते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोग के सामने एक एक केस बना लेता हूं। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 1, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो जाएगा तो आई का वैल्यू क्या हुआ,
1। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है तो ना तो एसोसिएशन हुआ होगा, ना डिसोसिएशन हुआ होगा, और ना ही ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। यस और नो? तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया? इससे कंक्लूजन निकल के आया कि ना ही तो यहां पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ना ही यहां पर एसोसिएशन हो रहा है, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। क्लियर? केस नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि मान लीजिए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आ जाए और कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाए। कैलकुलेटेड मतलब फॉर्मूला वाली वैल्यूज जो है वो ज्यादा आ जाए। अब आप देखो, ये वैल्यू स्मॉलर वैल्यू हो गई, ये वैल्यू बिगर वैल्यू हो गई। मतलब ऐसा मान लो कि ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 5, ये वैल्यू हो गई 7, ये वैल्यू हो गई 9। मतलब हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यू को तो रखना है कम और कैलकुलेटेड वैल्यू को रखना है ज्यादा। तो अगर इस तरीके का कोई रेशियो निकालोगे तो आइटा की वैल्यू क्या आएगी? आइटा की वैल्यू आएगी लेस देन 1। यस और नो? आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इसका क्या मतलब है? अब ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए कि आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो अपना काम यहां पर बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे। ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कम है, मतलब मशीन पे वैल्यू हमको कम दिखाई दे रही है। मशीन पे हमारे को वैल्यूज चेंजेस जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। क्या चीज कम दिखाई दे रही है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम दिखाई दे रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए होंगे, इसी वजह से तो ऑब्जर्व वैल्यू कम आई होगी ना। दोबारा समझो, रटो मत स्टूडेंट्स, जबरदस्ती ऐसा सोचो मत कि मैं बोल रहा हूं इसलिए यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर द थिंग्स। आप देखो कि अगर ऑब्जर्व की वैल्यू कम आई है, देखो ये तो बदल नहीं सकते ना। कैलकुलेशन इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो 4 फॉर्मूला इससे पहले पढ़ के आए वही है, कुछ नया काम नहीं है। तो जब ये फॉर्मूला में तो बदल नहीं सकते, तो क्या चीज बदलाव हो सकता है? सोल्यूशन में जो रीडिंग हमको मिल रही है, एक मशीन पे हम काम कर रहे हैं तो मशीन से मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं या मशीन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है आपको कम मिल रहा है। कम कब मिल सकता है? जब पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाए। पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा होता तो ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कम हो गए होंगे। पार्टिकल्स कम कब होते हैं? जब एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है, संयोजन होता है या वियोजन होता है। पार्टिकल्स कम तो केवल तभी होते हैं जब वो जुड़ जाते हैं, जब वो संयोजित हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा केस हो रहा होगा? यहां पर एसोसिएशन हो रहा होगा। यस, यहां तक की बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाए कैलकुलेटेड वैल्यू से, ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो जाए। ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यू ज्यादा केवल तभी हो सकती है जब पार्टिकल्स ज्यादा हो जाए। तो ज्यादा कब हो सकते हैं पार्टिकल? ज्यादा तो तभी हो सकते हैं जब वो वियोजित हो जाए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पार्टिकल्स में वो कन्वर्जन हो जाए। तो इसका मतलब यहां पर आयोटा का वैल्यू आएगा 1 और यहां पे अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी? यहां पर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जो रिजल्ट आएगा वो होगा डिसोसिएशन। पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ, पार्टिकल्स क्या हो गए? इस केस में जुड़ गए, पार्टिकल्स जुड़ गए, तो मॉलिक्यूलर मास, अब पहले 1 पार्टिकल था या 10 पार्टिकल थे, अब 10 मिलके कितने हो गए? 5। 10 मिलके कितने हो गए? 5। अब पार्टिकल ही 5 है, तो उनका मास ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? उनका मास ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि वो तो जुड़ गए ना। तो जुड़ गए, इसका मतलब आयोटा लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो आपका मोलर मास है, मोलर मास कौन सा वाला? ऑब्जर्व्ड, वो कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कैलकुलेटेड से। यही तो होना चाहिए ना। और यहां पे क्या होना चाहिए? जब पार्टिकल टूट गए, आप HCl का मास लोगे और वहां पे आपको केवल एक Cl- ही दिख रहा है, तो Cl- का मास तो अलग होगा ना, कम होगा ना, या H+ का मास तो कम होगा ना HCl के मास से। तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्व्ड मास तो आएगा कम और कैलकुलेटेड मास जो है वो ज्यादा आएगा। तो इससे भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है इस चीज का, और वो फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है? देखो, मोलर मास, मोलर मास सोल्यूट का ही होगा, ध्यान रखना। यहां पे हो जाएगा कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय मोलर मास
ऑब्जर्व, राइट। इधर देखो, इधर क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, मोलर मास को m से डिनोट कर रहा हूं, m कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व। अब देखो मैंने कहा था आयोटा की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी तो कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कैलकुलेटेड की वैल्यू 1, एक मिनट, आयोटा की वैल्यू 1 से कम है, कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, या इसको ऐसा समझ लो, एक काम करते हैं, यहां तक आपको समझ में आया, आई नीड सम स्पेस टू मेक द थिंग्स एक्सप्लेनेबल टू यू। एक बार देखते हैं इसको, यहां तक कोई डाउट है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो। ये एक केस हटा देता हूं ताकि आपको चीजें समझाई जा सके, राइट। देखो आयोटा इज लेस देन 1, कंडीशन ये है, ठीक है। आयोटा इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हो गया, m कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व्ड इज लेस देन 1। भाई इसका वैल्यू लेस देन 1 तो इस पूरे का भी वैल्यू क्या, लेस देन 1। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, m कैलकुलेटेड is less than m observed, यही तो बात है, चेक करो, राइट। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस अपन को समझ में आ गया कैसे, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, आप लोग मशीन से ये डेटा निकाल सकते हो और आप लोग कैलकुलेटेड से ये डेटा निकाल सकते हो फॉर्मूला से, दोनों का जो डिफरेंस आए वो कैलकुलेट कर लो और आयोटा आ जाता है। फायदा क्या है, कर लिया चलो कैलकुलेट, फायदा क्या है, फायदा है आप लोग इससे नए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो कैसे, नए फॉर्मूलाज कैसे बन सकते हैं। अभी तक मैंने परसेंटेज डिसोसिएशन और परसेंटेज एसोसिएशन की बात नहीं की है, अभी तक मैंने परसेंटेज एसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन की बात नहीं की, पहले सिंपल बात कर रहे हैं। तो अब अपन लोग यहां पर बात कर रहे हैं न्यू फॉर्मूलाज फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला फॉर्मूला डेल पी ओवर पी ए नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू में डब्ल्यू ए ओवर एम ए। ऐसे ही तो पढ़ा था, एक्स बी लिखते थे ना अपन यहां पर, हाँ या ना, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये इसके आगे। तो आप क्या कर दीजिए, यहां पर इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए, मतलब इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा देखिए, डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, दैट शुड बी इन ग्राम्स। यही होता था, इस पूरी टर्म को क्या कर दीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। अगला पार्ट देखिए, अगला फॉर्मूला क्या होता है, अगला फॉर्मूला होगा डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में डब्ल्यू एफ, सॉरी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, दैट शुड बी इन ग्राम्स। एंड इस पूरे को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ फॉर्मूला है पाई, पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी फॉर्मूला होता है, तो क्या कीजिए, इस पूरे को भी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब फॉर्मूलाज आर सेम, फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब एक बात समझो, ये क्या चीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू इन फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करते थे, दैट वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय वेंट ऑफ फैक्टर। फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, फॉर्मूलाज कैसे कैलकुलेट होने हैं ये क्लियर है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, राइट। चलिए देखिए, एग्जांपल नंबर 1, मैं आपको ये क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं आपको आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अभी तक तो मैंने फॉर्मूला सिखाया, क्वेश्चन आ गया, देखो वैल्यू फॉर वेंट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl। NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू बता दो, कुछ नहीं दे रखा, ना ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
ना कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस ये क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर 1 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। इन चारों में से कोई आंसर पता नहीं कौन सा आंसर है। तो देखो, जब भी अपन को ऐसा कुछ गिवन ना हो, कुछ भी डेटा नहीं गिवन हो, तो अब बस अपन को क्या करना है, सिर्फ एक टर्म माननी है। NaCl जो है वो क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, NaCl क्या होता है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन। NaCl तो ब्रेक होता है ना, ब्रेक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन। और हम सब जानते हैं कि अभी भी पढ़ के आए, जब भी डिसोसिएशन होता है तो आयोटा की वैल्यू जो होती है, या आई का जो वैल्यू होती है, वो 1 से ज्यादा होती है, राइट? कैसे पता चला? तो देखो कैसे पता चला, एग्जांपल ले लेते हैं। कितनी होगी ये तो पता करना है ना। तो देखो, NaCl जो है वो किस में डिवाइड हो जाएगी? Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक। अब देखो, मैं तो ये मान के चलता हूं कि यहां पे शुरुआत में इसके पास में कितने मॉलिक्यूल्स थे? 100 मॉलिक्यूल्स थे। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ये कभी कभी आप ऐसा फंस जाओगे तो आप लोग को ये आना चाहिए, है ना। 100 मॉलिक्यूल्स थे, अब पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया। आपको डिसोशिएट हो रहा है कितना? आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है ना, नहीं है ना क्वेश्चन में गिवन। तो कैसे सॉल्व करें इसके? आई की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू कैसे निकालें? आप तो 100% डिसोसिएशन मान लो। जब कुछ भी नहीं देते तो कितना मानते हैं? 100% डिसोसिएशन। तो क्या एसोसिएशन भी 100% मानते हैं? हाँ जी, मतलब 200 पार्टिकल होंगे तो एसोसिएट होके जुड़ के संयोजित होके कितने हो जाएंगे? 100 पार्टिकल्स में ही वो रह जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो अब देखते हैं एक बार कैसे करते हैं। भाई यहां पे 100 थे, तो अब यहां पर 100 पार्टिकल्स तो इसके ही हो गए, और यहां पर भी 100 आयंस इसके हो गए, राइट। टोटल मिला के कितने हो गए? 200 आयंस हो गए ना। तो देखो, ये ट्रिक बता रहा हूं तुम लोग को आई की वैल्यू कैलकुलेट करने का, जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो। तो देखो, I इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल पार्टिकल कितने हैं? 200। पहले कितने थे? 100। आई की वैल्यू 2। आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, क्वेश्चन बदल रहा हूं। Na2SO4 कुछ भी दे सकता है, FeSO4, और क्या बोल सकता है? Na3PO4। कोई भी सॉल्ट उठा के दे सकता है, कुछ भी उठा के दिया जा सकता है, बस और कुछ नहीं देगा, बोले कैलकुलेट करके बताओ। तो हर बार क्या करना है? उसका इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन लिख के फाइनली कितने पार्टिकल्स है, इनिशियली कितने पार्टिकल्स थे, उन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। जो वैल्यू आएगी वही आई का वैल्यू होगा। क्लियर? अब देखो, अपन चीजों को और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एग्जामिनर अब ऐसा बोल दे, है ना, ये वाला क्वेश्चन करे क्या बच्चों? Na2SO4 में क्या होगा? करे। देखो, बड़ा ही आसान सा काम है, कोई टफ नहीं है। देखो, Na2SO4 ट्वाइस ऑफ Na प्लस में SO4 -2, यही तो होगा ना डिसोसिएशन में। मान लेते हैं इसके 100 पार्टिकल्स थे, है ना, 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो इसके कितने हो जाएंगे? 200, क्योंकि इसके 1 थे तो इसके 2, इसके 100 तो इसके 200, और इसके कितने हो जाएंगे? 100। टोटल मिला के कितने हो गए इसके पार्टिकल्स? 300। ठीक है, इधर कितने हैं? 100। आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? 300 डिवाइडेड बाय 100। आंसर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। अब एग्जामिनर देखो आपको कैसे घुमाता है। एग्जामिनर आपको बोलता है आपको बोला कि NaCl क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। ये क्या होता है? इसका डिसोसिएशन होता है, ठीक है। आपको बोल दिया
कि 20% ही डिसोसिएशन होता है। कितना परसेंट डिसोसिएशन होता है? 20% ही होता है। ठीक है, कैलकुलेट आयोटा। अब देखो NaCl प्लस Na प्लस Cl माइनस के फॉर्म में, मतलब NaCl जो है उसका कुछ पार्ट तो डिसोशिएट हो गया और कुछ पार्ट एज इट इज रह गया। भाई इतना ही डिसोशिएशन हुआ है, इतना ही वियोजन हुआ है, तो बाकी कहां है? बाकी तो उसी फॉर्म में ही है ना। मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, 20% हुआ तो 100 का 20 पार्टिकल्स ही ऐसे होंगे जो डिसोसिएशन में जाएंगे, बाकी 80 तो एज इट इज ही रहेंगे ना। यस, अब इसके 1 पार्टिकल से इसका 1 Na प्लस बनता है, तो इसके 20 पार्टिकल से कितने Na प्लस बनेंगे? 20, और 20 ही Cl माइनस बनेंगे। यस और नो? आ रहा है समझ में? तो अब देखो यहां पर टोटल पार्टिकल्स कितने? यहां पर टोटल पार्टिकल्स हो गए 120, यहां पर टोटल पार्टिकल्स कितने? 100, तो I इज इक्वल्स टू 1.2। अब ये 20% की जगह कुछ और भी दे सकता है, जैसे एक और क्वेश्चन कर लो, Na2SO4 30% डिसोसिएशन होता है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, शॉर्टकट है ये सब चीजें, है ना। Na2SO4 के फॉर्म में भी रहता है और Na प्लस के फॉर्म में भी आ जाता है और SO4 माइनस 2 के फॉर्म में भी आ जाता है। यही तो होता है। 100 पार्टिकल्स थे इसके शुरू में, कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ? 30%, तो बचा कितना? 70% का तो कुछ भी नहीं हुआ, तो 70 तो एज इट इज रह गया। इसके 1 पार्टिकल से इसके कितने पार्टिकल्स बनते हैं? Na प्लस के 2, तो इसके 30 पार्टिकल से डिसोसिएशन कितना? 30%, तो 30 पार्टिकल से इसके कितने बन जाएंगे? 60 पार्टिकल्स, और इसके कितने रहेंगे? 30 पार्टिकल्स। SO4 माइनस 2 के 30 पार्टिकल्स ही रहेंगे, राइट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जोड़ लो 160, यहां पर कितने? 100। आयोटा इज इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाय 100, 1.6। ऐसे बहुत क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्टिविटी है जिससे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं इतना बता रहा हूं, बट हार्डली 1 मिनट के अंदर अंदर में क्वेश्चन हो जाता है। आया समझ में? अच्छा, डिसोसिएशन का कहानी समझ में आ गया, एसोसिएशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एसोसिएशन में भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा बात होता है। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हम लोग। देखो एक बार कैसे एसोसिएशन क्या बोलता है, जैसे मान लो CH3COOH है, इसका क्या होता है? ये सॉल्यूट है, पहले तो ये देखो इसका होता क्या है? एसोसिएशन। अगला पॉइंट, एसोसिएशन तो होता है, अगला पॉइंट देखो कितना परसेंट होता है? बोले 50% एसोसिएशन होता है। आप बस क्वेश्चन वही है, कैलकुलेट आए, ज्यादा नहीं सोचना। CH3COOH, CH3COOH के फॉर्म में भी रहता है और CH3COOH ट्वाइस के फॉर्म में भी रहता है। डाइमर बनाता है ना, एसोसिएशन होकर डाइमर बनाता है, ये तो अपन पहले ही अभी देख के आए हैं, राइट। तो यहां पे डाइमर बना दिया। मान लेते हैं शुरू में इसके कितने पार्टिकल्स थे? 100 पार्टिकल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे। कितना डिसोसिएशन, सॉरी कितना एसोसिएशन हो रहा है? 50% का एसोसिएशन हो रहा है, मतलब 100 में से 50 तो एज इट इज ही रह गए, बचे हुए 50 ही तो जुड़ रहे हैं, और जुड़ के क्या बना रहे हैं? डाइमर बना रहे हैं। तो 50 जुड़ के डाइमर बनाए तो कितने बचे? 25 ही तो रहे। 50 पार्टिकल जुड़े तो दो पार्टिकल जुड़ के एक, 2 पार्टिकल जुड़ के एक, फिर 2 पार्टिकल जुड़ के एक, तो ऐसे 50 पार्टिकल जुड़ के 25 ही तो बनाएंगे। यहां पर टोटल पार्टिकल्स कितना है? 75, और यहां पर कितना है? 100। आई का वैल्यू 75 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू इज 0.75। और हम सब जानते हैं एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है। सीखा था ना अपन लोगों ने। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्रिक तो समझ में आ गई।
अब ये परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं। वो फॉर्मूलाज आप लोग देख लो, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उससे अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन ने जो इतनी सारी मेहनत करी है, उससे अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, है ना। देखो अब डायरेक्टली क्या है, इसके फॉर्मूलाज देखो। अपन लोग दोनों को एक साथ, दोनों टॉपिक्स एक साथ पढ़ सकते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको अल्फा से लिखा, और दूसरा जो मेरा पॉइंट मैं यहां पे पढ़ूंगा वो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अगर एक सॉल्ट लिया है, कुछ भी ले लो आप, उसका या तो एसोसिएशन ही होगा या डिसोसिएशन ही होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता ना, तो इसलिए दोनों को अपन एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा से, राइट। अब देखो एसोसिएशन की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके कितने पार्टिकल्स ले लिए अपन ने, Na पार्टिकल्स ले लिए, जो कि कन्वर्ट हो गया है, अब सिंस जो कि कन्वर्ट हो गया किसके अंदर में, An के अंदर में, An के अंदर में। अब आपको कितना पता, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स थे, 5 पार्टिकल्स थे, कितने थे, वो An में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले अगर मान लो ये 2A था तो अब A2 बन गया, ये 3A था तो A3 बन गया, राइट। शुरू करते हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर। इसके कितने मॉलिक्यूल थे, 1 मॉलिक्यूल थे, तो उस समय पर तो इसके 0 ही थे, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, भाई आप बोलते हो 20%, 30%, 40% डिसोसिएशन होगा, तो ऑब्वियसली इसके आगे नहीं हो रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, तभी तो ऐसा हो सकता है ना। नहीं समझ में आ रहा। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में अपन लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज कि इक्विलिब्रियम की स्टेट तब मिलती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। मतलब ये भी प्रेजेंट होना चाहिए और ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हुआ, यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेट तो मिलना ही चाहिए ना। तो मान लेते हैं यहां से इक्विलिब्रियम के टाइम पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स कम हो गए, जो एसोसिएट हो गए, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, अल्फा बाय एन। यहां पर कितने हो जाएंगे, अल्फा बाय एन, राइट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। यही तो होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। अब देखो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। देखिए अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी है उसे डिवाइड कर देते हैं, यही फॉर्मूला होता है। दोनों में सेम होता है, बस मैं अगर यहां लिख रहा होता तो क्या लिखता, आफ्टर एसोसिएशन, इधर लिखता तो क्या लिखता, आफ्टर डिसोसिएशन, यही तो होता, राइट। फॉर्मूला एक ही है। तो देखो यहां ये फॉर्मूला लगाते हैं। सो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय 1, यही तो होगा। सो अल्फा माइनस 1, सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, कॉमन ले लेते हैं, यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, यही तो आएगा। अल्फा रहेगा तो यहां से 1 अपॉन एन और यहां पे माइनस 1 बच जाएगा। सो यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन, सॉरी इसको लिखेंगे अपन आयोटा। अब ठीक है, आयोटा लिखेंगे ये चीज को। तो अब देखो आयोटा जब अपन इस चीज को लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, और यहां पे लिखिए अल्फा।
अपन को क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू आइटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ये किसके लिए फॉर्मूला आया, एसोसिएशन के लिए। और इसी तरह से डिसोसिएशन के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl 100% डिसोशिएट होता है। 100% डिसोसिएशन का मतलब इससे ज्यादा तो डिसोशिएट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब आप इधर देखो, अल्फा की वैल्यू हो गई 1, अल्फा की क्या वैल्यू हो गई है 1, 100% डिसोसिएशन पे। तो यहां पर देखिए आयोटा इज इक्वल्स टू, आइटा कैलकुलेट करना है तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी 1 रखोगे, n का वैल्यू कितना रखेंगे, तो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो NaCl कितने पार्ट में डिवाइड होता है, Na प्लस में और Cl माइनस में, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहां पर n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, n का वैल्यू रख दो 2। तो देखो अल्फा की वैल्यू 1, यहां पे हो गया आयोटा माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। मैथमेटिक्स तो यही कहती है ना, अल्फा की वैल्यू 1 क्योंकि 100% एसोसिएशन है, n का वैल्यू 2 क्योंकि NaCl Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो i का वैल्यू कितना आता है 2 आता है। और यही अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक से भी सीखा था। तो आई थिंक फॉर्मूला अपने को ये याद रखने होंगे ताकि अपन को ट्रिक पे नहीं जाना है। एक लास्ट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। लास्ट पार्ट ये है कि क्वेश्चन में बोल दे कि एसोसिएशन भी हो रहा है और डिसोसिएशन भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो उस समय पर वो ट्रिक काम में आएगी जो मैंने आप लोगों को पहले सिखाई है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। CH3COOH जो है 50% एसोसिएट हो जाए और बचा हुआ 50% डिसोशिएट हो जाए। अब अगर ये ऐसा हो जाए, दोनों चीजें होने लगे, तो कैलकुलेट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट आयोटा। अब तुम एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओगे या डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओगे, राइट। तो इसका क्या बढ़िया तरीका है, इसका बढ़िया तरीका है, देखो CH3COOH CH3COO माइनस H प्लस के फॉर्म में भी रहता है और CH3COOH होल ट्वाइस के फॉर्म में भी रहता है। एसोसिएट होके क्या बनाता है, डाइमर बनाता है, इसलिए अपन लोगों ने क्या लिखा यहां पर 2 लिख दिया, ठीक है। देखो मान लेते हैं शुरू में इसके कितने पार्टिकल थे, 100 पार्टिकल्स थे। 100 पार्टिकल्स में से 50 पार्टिकल का एसोसिएशन करना है और 50 पार्टिकल का क्या करना है, डिसोसिएशन करना है। तो अब अपन को इस 50 से मतलब है, क्या कर रहा हूं मैं पहले, डिसोसिएशन। तो इसका एक मॉलिक्यूल से इसका एक मॉलिक्यूल, तो इसके 50 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और इसके भी 50 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। आप मॉलिक्यूल बोलते हो तो मॉलिक्यूल, मोल बोलते हो तो मोल लिखो, पक्का। ये तो हो गए अपने डिसोशिएट, इसका तो काम खत्म हो गया ना, ये तो पूरा हो गया। अब बच गया ये, इन 50 मोल का क्या होगा, एसोसिएशन होगा। अगर ये 50 मोल का एसोसिएशन होगा, एसोसिएट होके 2 मोल मिलके 1 बन जाते हैं, तो 50 मोल मिलके 25 बन जाएंगे ना। I इज इक्वल्स टू, ट्रिक अभी भी वही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन 125 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1.2। क्लियर है। तो देखो ट्रिक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ट्रिक टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बताई थी, ट्रिक इसलिए बताई थी ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस भी फंस जाए आप लोगों के तो इसको कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर सोल्यूशन इन ऑल मैनर्स। आप लोग की बची हुई जितनी भी डीपीपी है आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, इससे आप लोग की सारी डीपीपी कंप्लीट हो जाएगी, सारे टॉपिक्स आप लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू गाइस।